करिए स्टार्ट फिर। देखो कल असीं गल कर रहे थे कन्वर्जन की। कन्वर्जन समझ आया सबनों? दोनों ऑनलाइन स्टूडेंट्स तुहानूं कोई प्रॉब्लम आ रही तो प्लीज़ डू आस्क मी। इत्थे टाइप कर दो और लिख देना। कन्वर्जन बेसिकली दो वेज नाल होंदी, तो तुसीं न्यूज़पेपर या गज़ट दे विच दे सकते हो, दूसरा मॉस्क 'च जाके 2 विटनेसेस दे नाल दे सकते हो। और डिसाइड दोनों केसेस से की करना होंदा है 2 थिंग्स। नंबर 1 वननेस ऑफ गॉड, सेकेंडली प्रॉफिट करैक्टर जी, मतलब प्रॉफिटिक करैक्टर है मुहम्मद का। तो कन्वर्जन तो ही असीं एक होर अगे चीज़ से आए सीगे कि लेट्स से हसबैंड है ना, मैं अब्रॉड किया कन्वर्जन तो ही असी अगे होर एक चीज़ ते आए सी कि ये हसबैंड है और वाइफ है, इन्हां दी मैरिज लैट से 1990 में होंदी है एज पर हिंदू मैरिज एक्ट। दैट मीनस ए हिंदू मैरिज एक्ट के सारे असेंशियल इंग्रीडिएंट्स को फुलफिल कर रहे हैं। सारे असेंशियल इंग्रीडिएंट्स फॉर वैलिड मैरिज कि गिवन है सैक्शन 5 के विच। और तुहानूं मैं दस्सिया सी सैक्शन 5 कैन नैवर बी रेड अलोन। सैक्शन 5 नूं हमेशा पढ़ना है सैक्शन 11 के नाल, सैक्शन 11 नूं हमेशा पढ़ना है सैक्शन 17 के नाल, सैक्शन 17 नूं हमेशा रेड विद करना है सैक्शन 494 495 IPC के नाल, जो कि हुण BNS बन चुकी। इन्नी गल समझ आई सी तुहानूं? ठीक है। इन्हां ने अपने मैरिज करवाई एज पर हिंदू मैरिज एक्ट। एच का अफेयर हो जाता है W1 के नाल। नाउ सिर्फ और सिर्फ इस परपज़ वास्ते कि वो W1 के नाल मैरिज करवा सके, दिस एच गॉट कन्वर्ट्स टू इस्लाम रिलीजन। यही परपज़ है ये तो सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि वो तो खुद का जो हिंदू रिलीजन है, क्या वो उन्होंने परमिट करता है एक तो ज़्यादा ब्याह करवाने वास्ते? नहीं करता ना। वो कितने अलाउ होंगे फिर? मुस्लिम लॉ 'च ही होंगे ना। तो मुस्लिम्स दे विचों कन्वर्ट कर लैंदा, इस्लाम दे विच कन्वर्ट कर लैंदा। हुण नाउ माई क्वेश्चन टू यू बॉस कि फर्स्ट मैरिज और सैकेंड मैरिज की वैलिडिटी कितने होएगी, आई मीन की होएगी? तुसीं ये चैक करना बेसिकली। एक गल हमेशा याद रखना, जो भी आप रेस करते हैं क्वेश्चन वैलिडिटी ऑफ मैरिज का, वैलिडिटी ऑफ मैरिज का क्वेश्चन असीं जो भी रेस करते हैं ना, आप देखते हैं जिस दिन वो मैरिज हो रही है ना, उस दिन वो पार्टीज का स्टेटस की सीगा। एक बार सैक्शन 5 निकालना प्लीज़, वेयर एट प्लीज़ नाल लैके बैठना। की लिखा सैक्शन 5 के ओपनिंग वर्ड्स के विच? If the following conditions are fulfilled. First condition केड़ी? Neither party has a spouse living at the time of marriage. Means जिस टाइम पे इन्हां दी मैरिज हुई H&W सी, क्या इन्हां दा कोई स्पाउस लिविंग सीगा? क्या हसबैंड की कोई होर वाइफ सी या वाइफ का कोई होर हसबैंड सीगा लिविंग? नो। तो फिर उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग प्रॉपर मैरिज करवा ली। सो बेसिकली जो असीं वैलिडिटी का क्वेश्चन करना है ना, तो वैलिडिटी हमेशा चैक करनी किस डेट के उत्ते मैरिज हो रही है, किस डेट के उत्ते मैरिज सोलमनाइज हो रही है। सोलमनाइज मतलब असेंशियल राइट्स एंड रिचुअल्स सैरेमनीज आप किस टाइम के उत्ते परफॉर्म कर रहे हो। नाउ जदों ये H और W1 इस्लाम रिलीजन से कन्वर्ट कर जाते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट के उत्ते ये सैकेंड मैरिज हो गई इन्हों की। हुण असीं सैकेंड मैरिज की वैलिडिटी चैक करनी। सैकेंड मैरिज की वैलिडिटी आप ये हुई है एज पर इस्लाम रिलीजन, ये होया निकाह। निकाह दे तुहानूं मैं कल भी असेंशियल इंग्रीडिएंट दस्से सीगे किहड़े-किहड़े हुंदे आ। एक हुंदा इजब, दैट मीनस ऑफर, एक हुंदा कबूल, दैट मीनस एक्सेप्टेंस, एक हुंदा एज ऑफ प्यूबर्टी, और चौथा हुंदा साउंड माइंड होना चाहिए। जस्ट बिकॉज वो सैकेंड मैरिज वो हिंदू रिलीजन नहीं परमिट करता, वो परसन इस्लाम दे विच कन्वर्ट करके निकाह प्रॉपर निकाह परफॉर्म कर लैंदा। ना हुण ये जिहड़ी उहदी सैकेंड मैरिज परफॉर्म करता है, ये सैकेंड मैरिज की वैलिडिटी की होएगी? कैन यू टेल मी? वॉइड तुसीं कह रहे हो, वॉइड किवें होएगी? सैक्शन 11 अगर देखो तुसीं फर्स्ट कंडीशन अगर वायलेट करते हो, सैक्शन 5 क्लॉज 1 अगर वायलेट करते हो, नाइदर पार्टी हैज़ अ स्पाउस लिविंग, दैट मीनस अ मोनोगैमी है। ये कंडीशन अगर वायलेट करते हो तो ये मैरिज जी है कि ये वॉइड होंगी है एज पर सैक्शन 11। लैट्स से अगर इस्लाम रिलीजन से कन्वर्ट नहीं करते, ये अगेन हिंदू मैरिज ही कन्वर्ट कर लेंगे है,
हिंदू मैरिज ही दोबारा तो सैकेंड मैरिज भी हिंदू मैरिज ही कर लेंगे है नहीं, ਤਾਂ क्या ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਵੋਇਡ ਕਹੋਗੇ? ये हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, ਹਿੰਦੂ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਵੋਇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅਗੇਨ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਏ फिर हम आईपीसी के अंदर कहीं, ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। क्योंकि वो सेक्युलर दोनों के लिए है। ਯੈਸ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ void marriages, any marriage solemnized after the commencement of this act, this act word use ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ void marriage ਦੇ ਲਈ, that means ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਨਫਾਈਨਡ ਰਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। shall be null and void, shall word ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂਡੇਟ ਲਗਾਤਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਨਲ ਐਂਡ void ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਮੇ ਔਨ ਅ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਬਾਈ ਆਈਦਰ ਪਾਰਟੀ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਅਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬੀ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਸੋ ਬਾਈ ਅ ਡਿਕਰੀ ਆਫ ਨਲਿਟੀ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੇ ਜੋ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਉਹ void ਹੋਏਗੀ। void ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? void ab initio, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਇਨ ਦ ਆਈਜ਼ ਆਫ ਲਾਅ। void ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੂਨਿਆ, ਨਲ ਐਂਡ void। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਵਾਓ ਨਾ ਕਰਵਾਓ ਇਮਟੀਰੀਅਲ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈ, void ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਲੈਣੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਲਿਟਰਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ void ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਮੈਰਿਜ ਸ਼ੂન્ય ਹੈ, ਨਲ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਆਇਸ ਫਰੋਮ ਦ ਇਨਸੈਪਸ਼ਨ, ਫਰੋਮ ਦ ਵੈਰੀ ਡੇਟ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਸੋਲਮਨਾਈਜ਼ ਹੋਈ। HOW1 ਦੀ ਜਿਸ ਡੇਟ ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਸੋਲਮਨਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਰਿਜ void ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ void ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ void ਹੈ? नो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग void है। यस मैं कह रहा फर्स्ट मैरिज भी हिंदू मैरिज सी, सैकेंड मैरिज भी हिंदू मैरिज सी, तो फर्स्ट मैरिज दे होंदे तुसीं सैकेंड मैरिज किवें करवा सकते हो? सैक्शन 5 क्लॉज 1 की कंडीशन वायलेट हो रही है ना, मोनोगैमी वायलेट हो रहा है ना, सो इसका इफेक्ट की होएगा ए वाली मैरिज का। दिस मैरिज विल बी void मैरिज। किहदे अकॉर्डिंग void होएगी? ਐਜ਼ ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਦੇ। ਇਹਦੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਸੈਕਸ਼ਨ 494 ਐਂਡ 495 ਆਈਪੀਸੀ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀ ਮੈਰਿਜ void ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੀਵੀ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਨ ਦੀ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੈਰਿਜ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਰਸਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਸੇ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਵਟ ਆਈ ਐਮ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਮੇਕ ਯੂ ਐਕਸਪਲੇਨ, ਪਲੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਨਾ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਾਈਫ ਜੋ ਹੈ ਡੀਵੀ ਐਕਟ 'ਚ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, 24-25 ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਮਾ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, 125 CRPC 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਜਜਮੈਂਟ ਵੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਵਰਸਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਦੇਖੋ ਟੀਚਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, तो तुसी अगर क्वेश्चन इत्थे दा पुट कर रहे हो तो मैनू सारा इत्थे ले जाना पैना दोबारा। मैं इस पर्टिकुलर स्टेज के उत्ते इस लैवल का क्वेश्चन नहीं आंसर कर पाऊंगा। एज एंड वैन जो मेनटेनेंस टॉपिक आएगा फिर तुहानू सारी पॉसिबिलिटी सारी सिचुएशन अराइज करके दसांगा। हाले मेरा क्वेश्चन है वैलिडिटी ऑफ मैरिज के उत्ते, आपां हाले उत्थे ही हैगे आ। पहली यह गल समझ आ गई कि उन्होंने जी हिंदू मैरिज जी सैकेंड मैरिज हैगी है वो वॉइड होएगी एज पर हिंदू मैरिज है। मेरा जो क्वेश्चन है कि उन्हें तो कन्वर्ट कर लिया इस्लाम दे विच, हाँ उन्हें तो कन्वर्ट कर लिया इस्लाम दे विच, इस्लाम दे विच जाके प्रॉपर निकाह करवा रहा है, ठीक है। फर्स्ट वाइफ जी हैगी है RW है ना, ये कोर्ट के जाके कहती है जी मेरे पति ने तो बाईगैमी कमिट करती, ही हैज़ कमिटेड बाईगैमी, उन्हें अनदर मैरिज करवा ली मेरे होने के बावजूद। वो कहती हिंदू मैरिज एक्ट की फर्स्ट कंडीशन तो वायलेट हो रही है। हसबैंड का काउंसिल अगों एडवोकेट ये प्ली लैंदा पिया कोर्ट के हाउ योर ऑनर मैं तो मुस्लिम हाँ, हूँ तो मुस्लिम च 4 मैरिजेज अलाउड है, मैं तो कर सकता, मैं तो प्रॉपर निकाह करवाया हुआ और इजब कबूल करवाई है, प्रॉपर काजी साहब के सामने मैं सारी कलेमा वगैरह रिसाइट किए, मैं तो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग तो परफेक्टली मैं वैलिड मैरिज है मेरी। नाउ तुहाडे सामने 2 कन्फ्लिक्टिंग है, एक तो HOW की जी 1/1/1990 हिंदू मैरिज हुई है, एक तुहाडे सामने ए क्वेश्चन है, दूसरी HOW1 की लेट से 1/1/95 मुस्लिम मैरिज हुई है। तुहाडे सामने दूसरा क्वेश्चन ए है, तुहाडे सामने 2 परसनल लॉज है, एक हिंदू लॉ एक मुस्लिम लॉ, ये किन्नू प्रिवेल करवाओ?
और एक गल होर दसो, जदों इस हसबैंड ने इस्लाम रिलीजन दे विच कन्वर्ट किया, क्या वाइफ दे कोल होर किहड़े ऑप्शन है? फर्स्ट वाइफ दे कोल डाइवोर्स ले सकती है, मेंटेनेंस ले सकती है। डाइवोर्स किवें ले सकती है? डाइवोर्स का ग्राउंड है ना कन्वर्शन, तुसीं पढ़िया होना सैक्शन 13 दे विच। सो क्या कन्वर्ट करने के नाल इहदी जिहड़ी फर्स्ट मैरिज है वो ऑटोमैटिकली डिसोल्व हो जाएगी कि फर्स्ट मैरिज हले भी एग्जिस्ट कर रही है? तुहानूं मैं ऑलरेडी दसिया, ए पेज रिमूव करना। तुहानूं मैं ऑलरेडी उस दिन भी दसिया सी जिहड़ी मैरिज है ना, खास करके अगर हिंदू मैरिज की गल करिए, वो दो वेज के नाल एंड होंदी है, बाय डेथ, बाय डिवोर्स। हर मैरिज अपने नाल मैरिटल ऑब्लीगेशंस लैके आती है। हसबैंड को वाइफ के प्रति, वाइफ को हसबैंड के प्रति कुछ ना कुछ मैरिटल ऑब्लीगेशंस परफॉर्म करने होंगे हैं। उन्होंने कॉन्जुगल राइट्स कहते दोनों के। अगर एक पार्टी की डेथ ही होगी तो क्या दूसरी पार्टी रीमैरिज करवा सकती है? बिल्कुल करवा सकती है, क्योंकि मैरिज ही एंड होगी। अनदर थिंग है डिवोर्स। डिवोर्स किवें होता है? डिक्री, कोर्ट ने डिक्री दे विच डिक्लेयर ही करता कि यू आर डिवोर्स्ड नाउ। जो डिवोर्स हो गया, क्या दोनों पार्टी से एक दूसरे के प्रति मैरिटल ऑब्लीगेशंस करने लिए बाउंड है? क्या स्टिल वो लॉफुली वैडिड वाइफ कहलाएगी या वो लॉफुली वैडिड हसबैंड कहलाएगा? आंसर इज नो। मैरिटल ऑब्लीगेशंस डू नॉट फॉलो आफ्टर द डिवोर्स। सो मैरिज की हो जाती है, एंड हो जाती फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री ऑफ डाइवोर्स। नाउ माई क्वेश्चन इज, इस हसबैंड ने W1 के नाल मैरिज करवाने वास्ते कन्वर्ट कर लेंदा, थोड़ी ये प्रॉब्लम है, नीचे चला जाता है। जो हसबैंड है W1 के नाल मैरिज करवाने लिए इस्लाम रिलीजन से कन्वर्ट कर लेंदा, तो जी फर्स्ट वाइफ है, क्या वो जी फर्स्ट मैरिज है स्टिल एग्जिस्टिंग है कि हले वो एंड हो गया है? मैनू ये दसो, उसका स्टेटस की है फर्स्ट मैरिज का? कहाँ हुआ डिवोर्स? क्या उसने कोई पिटीशन लगाई है? एग्जिस्ट कर रही है ना, दैट मीनस अ परफेक्टली वैलिड मैरिज है। हिंदू मैरिज एक्ट दे विच एग्जिस्ट करती पई है। ऑन द अदर हैंड इन्हें सैकेंड मैरिज दे विच निकाह परफॉर्म किया, निकाह उन्हें किया मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि हुण उसका स्टेटस की है एज अ मुस्लिम। तो सैकेंड मैरिज भी परफेक्टली वैलिड है, एग्जिस्ट करती पई है लॉ की आइज दे विच। हुण तुसीं मैनूं ये दसो, तुहाडे सामने दो मैरिजेस का क्वेश्चन है, फर्स्ट मैरिज का, सैकेंड मैरिज का। एक हुई है एज पर हिंदू मैरिज एक्ट, दूसरी हुई है एज पर मुस्लिम लॉ। किन्नों तुसीं प्रिपेयर करवाओ? दोनों ही नहीं करो। अगर फर्स्ट मैरिज एग्जिस्ट करती पई है, सैकेंड मैरिज दूसरे लॉ के एग्जिस्ट करती पई है, कन्वर्जन का ग्राउंड है डिवोर्स वास्ते, क्या इस वाइफ ने डिवोर्स फाइल किया कोर्ट से? करेगी, अभी पॉसिबिलिटी है, ऑप्शन है। शी डज नॉट एक्सरसाइज हर ऑप्शन, स्टिल मैरिज एग्जिस्ट कर रही है। तो ये जी सैकेंड मैरिज है, क्या वो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग वॉइड होएगी? क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट वॉइड होने वास्ते तो मैं तुम्हें ऑलरेडी दसिया कि सैकेंड मैरिज भी हिंदू होनी चाहिए, बट आ सैकेंड मैरिज तो मुस्लिम मैरिज है। नाउ टेल मी, हुण इस पर्टिकुलर केसिस दे जदों दो लॉज दे कन्फ्लिक्टिंग ओपीनियन होवे ना, तो आपां कोई भी लॉ नूं प्रिवेल नहीं करवाना, आपां किहदे उत्ते चलना है? इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस दे उत्ते। बीइंग अ जज, अजे को अगर तुहाडे कोल ऐसी सिचुएशन आवे कि कोई ऐसी सिचुएशन सिचुएशन है ना जिहदे विच ना हिंदू मैरिज एक्ट आंसर करता पे ना मुस्लिम लॉ आंसर करता पे, तो बीइंग अ जज तुसीं फिर किहड़े प्रिंसिपल्स नूं फॉलो करोगे? इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। दिस होल कंसेप्ट वाज लेड डाउन इन द लैंडमार्क डिसीजन ऑफ सरला मुदगिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, उसी इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस के बेसिस के उत्ते सुप्रीम कोर्ट ने की क्या? सैक्शन 494 एंड 495 नूं रीड किया। तुहाडे कोल IPC का बेयर एक्ट है, मैं तुहानूं एक जजमेंट भेजी है फोन ते ग्रुप च, देखो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू ऑल्सो सी प्लीज। हाँ, सरला मुदगिल लवी। ਇਹਦਾ ਹੈਡ ਨੋਟ ए ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, मैं रीड करदा, देखो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ भी आई होएगी, प्लीज़ तुसी भी देखो अपने मोबाइल से ਇਹਦਾ प्लीज़ प्रिंट जरूर करवा लेना, ठीक है, और अपने नोट्स के ऐड ऑन करनी है चीज़। देखना, पीनल कोड 1860 सैक्शन 494 बाईगैमी, यही है सब दे कोल।
husband already married under Hindu law. By embracing Islam, solemnizing a second marriage under Muslim law, held that would not result in dissolution of first marriage under Hindu law. करता क्लियर सुप्रीम कोर्ट ने. Unless and until the first marriage is dissolved by a decree under Hindu Marriage Act, the second marriage during subsistence of the first one would be in violation of Hindu Marriage Act, which strictly professes monogamy. Marriage in violation of any law would be void within the meaning of word used in section 494 IPC. Void section 11 के अकॉर्डिंग नहीं कह रहे, दोबारा पढ़ो. Marriage in violation of any law would be void within the meaning of word used in section 494. Word void in section 494 is wider in amplitude than that used in section 11 of Hindu Marriage Act. That means 494 च ਜਿਹੜਾ word void use ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ wide ਹੈ. Section 11 ਦੇ ਜਿਹੜੇ word ਵਿੱਚ void use ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ section 11 ਦੇ ਵਿੱਚ void word use ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਿਰਫ Hindu marriage ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ. 494 ਚ ਜਿਹੜਾ void word use ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰੀ marriages ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ. Such second marriage would therefore amount to bigamy punishable under section 494. Second marriage would also be in violation of principles of natural justice. Moreover, matrimonial dispute between the apostate मतलब convert, apostate and his first wife cannot be decided on the basis of Muslim personal law. वो decide होंगे as per Hindu Marriage Act, but on the basis of justice, equity and good conscience. आगे ना आएगा सुप्रीम कोर्ट किधर उधर डिसाइड करता पे केस, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस के बेसिस के उत्ते. नाइदर वो हिंदू मैरिज एक्ट के उत्ते डिसाइड कर रहे हैं, ना ही मुस्लिम पर्सनल लॉ पे डिसाइड कर रहे हैं. On this basis also the second marriage should be void. This interpretation would advance interest of justice, being in harmony with two systems of law, that is Hindu law and Muslim law. Last लिख लिया conflict of laws. That means ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ अगर दो conflict of laws हैं, दो laws ਦੇ ਵਿੱਚ same situation आ रही, देखो ਹੁਣ ਹਸਬੈਂਡ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਪਲੀ ਲਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਏਗੀ. ਉਧਰੋਂ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਏਗੀ. ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਦੋਨੋਂ ਕਨਫਲਿਕਟਿੰਗ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੋ ਗਏ. ਸੋ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਇੰਗ ਅ ਜੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਨਿਊ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਕੁਇਟੀ, ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਕੰਸਾਈਂਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰ ਲਾਅ ਦੇਖੋਗੇ. ਸੈਕੂਲਰ ਲਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਕਸ਼ਨ 494 ਐਂਡ 495 ਆਫ IPC. एक बार मैं रीड करदा 494 एंड 495. 494 ही खाली रीड करना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ. IPC ਦਾ ਬੇਰਕ ਵੀ प्लीज नाम रखना. सर IPC या BNS? हाँ BNS, ठीक है. मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ. अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ प्लीज ऑन करो IPC ਦਾ ਬੇਰਕ 494 सेक्शन देखना. Marrying again during lifetime of husband and wife. Whoever having a husband or wife living, whoever मतलब accused, having जिसने भी offense commit किया, having a husband or wife living, marriage in any case, word use है any case. That means ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ marriages cover ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਹਿੰਦੂ marriage ਵੀ, ਮੁਸਲਿਮ marriage ਵੀ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ marriage ਵੀ, any religion ਦੀ marriage, in which such marriage, ਜਿੱਥੇ word ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ such, that means already ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਸੱਚ ਥਿੰਗ, that means ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਥਿੰਗ ਉਸ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਬੋਲੂੰਗਾ ਨਾ ਹੁਣੇ. ਤੇ ਸੱਚ ਮੈਰਿਜ that means ਪਹਿਲੀ ਮੈਰਿਜ. ਸੱਚ ਮੈਰਿਜ ਇਜ਼ void, ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ void. ਨਾਓ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ void by reason of its taking place during the life of such husband and wife. ਉਸ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਫ ਲਿਵਿੰਗ ਸੀ, ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੇਸ 'ਚ ਵਾਈਫ ਲਿਵਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਪਨਿਸ਼ਡ ਵਿਦ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਆਫ ਆਈਦਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਟੂ 7 ਈਅਰ. 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ. ਫੋਲੋ ਕਰਗੇ ਕਿਉਂ ਵੋਇਡ 494 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ. ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਫਸਟ ਮੈਰਿਜ ਉਹਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਸਟ ਮੈਰਿਜ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਡਿਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ. ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ. मैरिज किमें डिसॉल्व होती है? बाय वे ऑफ डेथ, बाय वे ऑफ डिवोर्स डिक्री. समझ आ गई? ठीक. ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो समझ आया? दोबारा रिपीट करा के ओके? ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू प्लीज टेल मी. हुण मैनू ये दसो
एक होर तुहाडे लिए क्वेश्चन है ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਠੀਕ ਹੈ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ, ਐਚ ਨੇ W1 ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੋਇਡ ਹੋਏਗੀ ਐਸ ਪਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 494 IPC ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਆ? कौन सी फर्स्ट मैरिज? ਫਸਟ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ? जब हिंदू मैरिज एक्ट ਜੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਨਜਸਟਿਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? फर्स्ट वाइफ ਫਸਟ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ? ਸਾਰੇ ਰਾਈਟਸ ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਰਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਡਾਈਵੋਰਸ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਅਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਵਾਈਫ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਵੈਲਿਡ ਮੈਰਿਜ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, क्योंकि वो फर्स्ट वाइफ है, वैलिड मैरिज ही ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ अभी ਰਹੀ भी है। लिविंग स्पाउस अभी भी प्रेजेंट है। हाँ, क्योंकि ये फर्स्ट वाइफ है उसका स्टेटस अभी भी है जी, और लिविंग मैरिज एक एग्जिस्टिंग मैरिज ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਅਰਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ W1 ਦੇ ਕੋਲ? अगर उसको पता है कि उसकी मैरिज पहले हुई है हाँ। फिर नहीं है, अगर नहीं पता तो फिर फ्रॉड के अंदर ये आप कौन से जजमेंट के बेसिस पे बोल रहे हो? ये कहाँ से आपने पढ़ा? जजमेंट पढ़ी में याद नहीं है। ठीक है, वो भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ। क्या ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਈਟਸ ਹੋਣਗੇ? ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਨੋ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਹੁਣੇ ਦੱਸ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਰਸਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਕਟ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ 125 CRPC ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਹਲੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸੈਕੰਡ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ W1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਡਾਈਵੋਰਸੀ, ਇਹਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਓ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਵਾਈਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਬਾਈਗੈਮੀ ਕਮਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਪਨਿਸ਼ਡ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 494 495 IPC। ਨਾਓ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਈਫ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਵੋਰਸੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਅ ਚਾਈਲਡ। ਨਾਓ ਸ਼ੀ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਕੋਰਟ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 125 CRPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਲੇਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸੈਕਸ਼ਨ 125 CRPC ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓਨਲੀ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਵਾਈਫ ਆਫ ਅ ਵੈਲਿਡ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਆਫ ਡਾਈਵੋਰਸਡ ਮੈਰਿਜ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਈਫ ਜੋ ਹੈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਵਾਈਫ ਆਫ ਵੈਲਿਡ ਮੈਰਿਜ ਜਾਂ ਡਾਈਵੋਰਸੀ। ਇਹ ਡਾਈਵੋਰਸੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ, ਲੈਟਸ ਸੇ H1 ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ 125 CRPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਸੌਰੀ ਇਹਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੈਲਿਡ ਮੈਰਿਜ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੋਇਡ ਵਾਈਫ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਵੋਇਡ ਮੈਰਿਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੋਇਡ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੈਕਸ਼ਨ 125 ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਡਾਈਵੋਰਸਡ ਵਾਈਫ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ, ਇਕੁਇਟੀ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਕੰਸਾਇੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਇਡ ਮੈਰਿਜ ਆਫ ਵੋਇਡ ਵਾਈਫ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਫ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਅਵੇਅਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਆਲਰੇਡੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਸਟ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੋਇਡ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਬੀ ਗ੍ਰਾਂਟਿਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਫ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਅਨਅਵੇਅਰ ਔਰ ਇਗਨੋਰੈਂਟ ਆਫ ਦ ਵਾਈਫ ਆਫ ਅਰਲੀਅਰ ਮੈਰਿਜ। ਇਹ ਫੈਕਟ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। यस, ओके हरलीन। हरलीन समझ आ रहा है आपको? हरलीन मैम समझ आया ਇੱਥੇ ਤੱਕ? क्लियर हो गया? क्यों वॉइड ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਅ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ? क्योंकि दोनों मैरिज प्रॉपरली वैलिड है।
क्या कोई मैरिज डिसॉल्व हुई है? फर्स्ट मैरिज डिसॉल्व ऑटोमैटिकली हुई है हस्बैंड कन्वर्ट करन दे नाल। वाइफ ਨੂੰ सिर्फ एक राइट मिलता डिवोर्स का, वो भी ਕਿਹੜਾ राइट है 13(1) ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਗਾ 13(1) जो है फॉल्ट बेस्ड ग्राउंड्स ਦੱਸਦਾ है। एक पार्टी का डिवोर्स फॉल्ट होवे तो दूसरी पार्टी को राइट आंदा है, इसी पार्टी को नहीं आ जाता। नो वन कैन शुड बी अलाउड टू टेक बेनिफिट ऑफ हिज ओन रॉन्ग। इस प्रिंसिपल ਦੇ ਉੱਤੇ बेस्ड है। लिख लिया, रिमूव कर ਦਾਂ? समझ आ गया? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਐਵੇਂ ਫੈਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਰਸਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ कि if she was unaware of first marriage ਤਾਂ ਇਸ only and only ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ void wife ਹੈ, void marriage ਦੀ wife ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਮਿਲੇਗਾ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 125 CRPC, now 144 of BNSS। प्लीज स्पेयर मी फॉर माई हैंडराइटिंग थोड़ी सीआरपीसी का कौन सा है? BNS सेक्शन 125 CRPC और 144 BNSS। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ A ਨੇ ਅਗਰ B ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫॉर ਸੇਲ ਆਫ ਗੁੱਡਸ, A ਨੇ ਇਹੀ ਸੇਮ ਗੁੱਡਸ ਦਾ C ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਤਾ फॉर सेल ऑफ गुड्स, तो फर्स्टली राइट्स किस पार्टिकुलर राइज होंगे? बी दे को। सेम बेसिस के उत्ते तुसी ये लॉजिक लगाओ कि जी W है ना वो फर्स्ट राइट्स अराइज होंगे, तो जी सैकेंड हैगी है वो राइट्स अराइज नहीं होंगे। इन्नी गल समझ आ गई? मैरिज अपने नाल बड़े सारे ऑब्लीगेशंस कैरी करता है। मैरिज हिंदू मैरिज का एक रूल है कि इट इज़ वेरी ईजी टू गेट इनटू मैरिज बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ मैरिज। इन्नी ईजीली मैरिज डिसॉल्व नहीं होंगी। डिसॉल्व होंगे दो ही वेज है जो मैं तुहानू दस। ओके हो गया? लिखे उन्होंने तुसी ना ऐ करो, इनू हुण एवें इशूज़ फॉर्म दे विच लिखना, ठीक है? लिखो पहले स्टार्टिंग लाइन लिखना प्लीज़। इन द केस ऑफ in the case of Sarla Modgal, Sarla Modgal versus Union of India, तो उसे पूरा लिखना है Union of India। Following issues were raised, following issues were raised। हुन बनाओ issues, एवें लिख लेना ना issues 1 एवें कर लो। फर्स्ट इशू लिखो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन। और नाल नाल ना जो लिख रहे हो एक एक वर्ड थोड़े ब्रेन च भी जाए, इस तरह लिखना होंगे, समझ भी आवे। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ हिंदू हस्बैंड, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ हिंदू हस्बैंड अपॉन हिज अर्लियर हिंदू मैरिज, अपॉन हिज अर्लियर हिंदू मैरिज। लिखना है अंडर ही, आंसर बना के लिखो या रीजनिंग लिख लो या कुछ भी ऑब्जर्वेशन लिख लो, कुछ भी जो तुहाडा मन है। द कन्वर्जन बाय अ हिंदू हस्बैंड, द कन्वर्जन बाय अ हिंदू हस्बैंड डज नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ एग्जिस्टिंग हिंदू मैरिज। द कन्वर्जन बाय अ हिंदू हस्बैंड डज नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी, डज नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग हिंदू मैरिज पर से, of the existing Hindu marriage per se, rather at the most Hindu wife will get a right to claim divorce, Hindu wife will get a right to claim divorce on the ground of conversion, on the ground of conversion under section 13 subsection 1 clause 2 of Hindu Marriage Act, under section 13 subsection 1 clause 2 of Hindu Marriage Act 1955। ब्रैकेट च लिखना हेयर इन आफ्टर HMA, हेयर इन आफ्टर HMA।
है तुसी अपने मेन्स के आंसर च भी लिख सकते हो। पहला स्टार्टिंग च फुल स्टैट्यूट का नाम लिखना है, ब्रैकेट च लिख देना हेयर इन आफ्टर HM। एज इन दिस केस the Hindu wife has not obtained divorce from her husband। क्या वाइफ ने डाइवोर्स लिता सी? हस्बैंड नहीं लिता सी। then the marriage will be deemed to be still existing। deem का मतलब की होंदा? then the marriage will be deemed to be still subsisting। deemed का मतलब की होंदा? presumed। that is subsisting तो बाद that is upon conversion of a spouse the marriage does not dissolve automatically। issue number 2, what will be the nature of second marriage? Which was a Muslim nikah after conversion to Islam। क्वेश्चन मार्क। तुसी दसो ਇਹਦਾ आंसर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स तुसी कमेंट करो सैकेंड मैरिज की नेचर की होएगी जेड़ा एक निकाह होया सी। सैकेंड मैरिज की नेचर की होएगी? वॉइड होएगी। किस अकॉर्डिंग वॉइड होएगी? सैकेंड मैरिज हिंदू मैरिज के अकॉर्डिंग वॉइड होएगी। प्रेजेंस ऑफ माइंड कितने थोड़ा थक गए हो नहीं जल्दी। ठीक है कि सैकेंड मैरिज वॉइड मैरिज एज पर हिंदू मैरिज एक्ट है किदे अकॉर्डिंग वॉइड है? लिखो द सेकेंड मैरिज दो कॉन्ट्रैक्टेड अंडर द मुस्लिम पर्सनल लॉ wherein limited polygamy is allowed ਇਹਦਾ मतलब है only 4 wives you ਲੈ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਇੱਕ point of time ਤੇ is allowed comma it was solemnized full stop while the apostate husband having earlier Hindu wife living comma therefore by virtue of section 5 subsection 1 read with section 7 read with section 11 read with section 17 of Hindu Marriage Act एक्चुअली लिंक खत्म हो गई है तो मैंने भी इत्थे देख read with section 7 11 17 of Hindu Marriage Act read with section 494 495 IPC and no Indian Penal Code herein after IPC the second marriage by an apostate with respect to his first wife
with respect to his first wife who married him under the HMA, who married him under the HMA cannot be said to be a valid marriage. Cannot be said to be a valid marriage. The court observed that it can be seen that second marriage has been performed by the husband under Muslim personal law, full stop. However, observed that it can be seen that second marriage has been performed by the husband under the Muslim personal law, full stop. However, technically cannot be strictly said to be a void marriage. Cannot be strictly said to be a void marriage under HMA because he is no longer a Hindu. Full stop. However, such second marriage is in violation of HMA, which professes monogamy. Full stop. As per section 11 of HMA, don't bite your nails. Any marriage solemnized in contravention of section 5 subsection 1 shall be a void marriage. एक मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि ये केस जरूर पूरा पढ़ना सरला मौत की लगा ये तो खाली मुस्लिम लॉ से नहीं हिंदू लॉ से बहुत बेनिफिट करेगा एक जो वुमेन के राइट्स की बहुत अच्छी गल की गई है ऐसे दे बहुत हेल्प करेगा तो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ एक अच्छा मटीरियल रेडी हो जाएगा shall be a void marriage. However, the term void under section 11 inverted commas under section 11 is having a limited meaning. Full stop. On the other hand, the term void is having a wider meaning. Under section 494 IPC. कि ए जस्टिस इक्विटी एंड नेचुरल आईपीसी अंडर सेक्शन 494 आईपीसी कि ये जस्टिस इक्विटी गुड कंसाइंस को भी वायलेट करती पई है चीज़ सेकंड मैरिज उन्होंने निकाह करवाया वॉइड तो है नहीं एज पर हिंदू मैरिज एक्ट वॉइड आप कह रहे हैं एज पर आईपीसी के अकॉर्डिंग आप क्यों कह रहे हैं ऐसा
दो हिंदूज़ की बात करी है, सेकंड मैरिज भी दो हिंदूज़ में होनी चाहिए, तो हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई करेगा ना। लेकिन हम जो सेकंड मैरिज है जो उसने मुस्लिम पर्सनल लॉ में की है उसको वॉइड हम कह रहे हैं आईपीसी के अंडर। वो क्यों कह रहे हैं, हमने आईपीसी क्यों उठाया, क्योंकि वो सेकुलर लॉ है, ठीक है। The second marriage by a convert would therefore continue. The second marriage by a convert would therefore be in violation of Hindu Marriage Act. And as such void in terms of section 494 IPC. And as such void in terms of section 494 IPC. So therefore be in violation of Therefore be in violation of HMA and as such void in terms of section 494 IPC. जेड़ा H है, the person H, this person H has done second marriage, that is निकाह उन्हें करवाया। ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਰਿਲੀਜਨ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ। ਇਸਲਾਮ ਰਿਲੀਜਨ ਚੋਂ ਕਨਵਰਟ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ। क्या ਉਹ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇਸਲਾਮ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ? ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲੈਣਾ ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਲੋ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਈਫ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? 4। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਡ ਪੋਲੀਗੈਮੀ ਹੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਡ ਪੋਲੀਗੈਮੀ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। 4 ਵਾਈਫਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ? इक्वली ट्रीट करना। अगर इक्वली ना ट्रीट करे तो डाइवोर्स क्लेम कर सकती है अंडर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਾਈਫ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਐਕਟ। ਉਹਦੇ ਚ ਹਸਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਡਿਵੋਰਸ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਵਾਈਫ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਡ ਪੋਲੀਗੈਮੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਲੂਰੈਲਿਟੀ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਵਾਈਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਪਏਗੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਕਲੇਮ ਡਿਵੋਰਸ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੈਪਰਕਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਪਰਸਨ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਓਨਲੀ ਫॉर ਦਿਸ ਪਰਪਸ, ਉਹ ਕੀ ਰੈਮੇਡੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। फतवे ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, पर वो रोक नहीं सकते हैं। किस चीज़ के लिए रोक नहीं सकते? क्योंकि राइट टू फ्रीडम के बेसिस नहीं, पर नहीं, और वो- रिलीजियस परफॉर्म करने के बेसिस पर रोक नहीं सकते, बस एक रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं टेम्परेरी सा। बाकी वो कन्वर्ट करना ना करना रिलीजन में उनकी मर्जी, जिन्होंने करना है। बिल्कुल ठीक। जो इमाम साहब है वो डायरैक्टली नहीं उन्होंने कह सकते कि तुसी मुस्लिम रिलीजन च कन्वर्ट ना करो, बिकॉज फंडामेंटल राइट है वो कोल आर्टिकल 25, ठीक है। प्लस अगर उन्होंने ऐसा लगता है कि ये मैलाफिड इंटेंशन हैगी है, सिर्फ और सिर्फ इसी पर्पस करके कन्वर्ट करना चाह रहा है, तो फतवे दे विच एक लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन लगा दोगे कि तू ए मैरिज नहीं करनी, बाकी सारे मुस्लिम लॉ के जिन्ने भी राइट्स है, जिन्नी भी सैरेमनीज है, जिन्ने भी रिचुअल्स है वो परफॉर्म करे। नाउ दिस हस्बैंड गोज टू कोर्ट और वो कहता है कि मेरा तो जी आर्टिकल 25 जो है वो वायलेट हो रहा है, इदा मैं अपने निकाह कर रहा वहाँ, मुस्लिम रिलीजन का एक प्रैक्टिस फॉलो कर रहा वहाँ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਇਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਡੈਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੈਕਟਾਈਜ਼, ਪ੍ਰੋਪੋਗੇਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ ਐਨੀ ਰਿਲੀਜਨ। ਪ੍ਰੈਕਟਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸੈਰੇਮਨੀਜ਼ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਚੁਅਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ जो सीक्रेट वर्डिंग्स है, जो वर्सेस हैं उन्होंने नाम जाप करना या जो भी प्रोफेस करना किसी भी वे के थ्रू। प्रोपोगेट का मतलब होता है पब्लिसाइज करना। जिवें तुहानूं पता होना कि अजकल एक रिलीजन है बहुत ज़्यादा मास लैवल के उत्ते प्रोपोगेशन करता पे, ठीक है। बड़े सारे रिलीजन्स हैं वो करते होंगे। हुण जिवें हिंदूज है वो पब्लिसाइज किवें करते हैं अपना झांकियां निकाल के, शोभा यात्रा निकाल के। एवं मुस्लिम्स जो है किवें करते अपना वो जिहड़ी मुहर्रम होंदी है वो कर सकते हैं,
ठीक है, क्रिश्चियंस ਦੇ ਅਲੱਗ ਵੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਵਿਦ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹਰ ਪਰਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੈਕਟਾਈਜ਼, ਪ੍ਰੋਪੋਗੇਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ ਐਨੀ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈਗਾ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਪਰਸਨ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਕੋਰਟ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਸਲਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੋਇਡ ਕਿਉਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਫਸਟ ਮੈਰਿਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਵੋਇਡ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ 24 ਹੈ 25 ਹੈ ਉਹ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵਰੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਕਮਸ ਵਿਦ ਅ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਪਬਲਿਕ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਐਂਡ ਹੈਲਥ। ਸੋ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਮੀਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਬੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਅਲਾਉਡ ਡਿਸਪਾਈਟ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਨੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਬਸੋਲਿਊਟ, ਕੋਈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵਰੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਕਮਸ ਵਿਦ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम ਹੈ, 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰੀडम ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਮੂਵ ਫਰੀਲੀ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਡੂ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਉਹਦੇ ਕਲੌਜ਼ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ। ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ, ਮੋਰੈਲਿਟੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਾਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਅ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰ ਦਈਏ ਔਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ, ਪਬਲਿਕ ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਐਂਡ ਹੈਲਥ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? तभी तो उसको रेमेडी दे रहे हैं ना हम फर्स्ट वाइफ को, कि वो डाइवोर्स ले सकती है, मेंटेनेंस ले सकती है। वो तो बाद में ले सकती है ना, बट पहले तो देखो आर्टिकल जो 25 है ना वो फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट तुसी किसी पर्सन तो डेरोगेट नहीं कर सकते, आर्टिकल 13 वायलेट हो जाएगा नहीं तो। उस रिलीजन च कन्वर्ट करन वास्ते तुसी तुहाडा पर्पस हैगा उस रिलीजन च कन्वर्ट करन दा कि तुसी कोई पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ शैम प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हो। शैम मतलब बोनाफाइड इंटेंशन नाल जिवें तुसी एक्स्ट्रा मैरिज करते पे हैगे, वो जिहड़ी पर्टिकुलर एक प्रैक्टिस रिलीजन की वो प्रैक्टिस हैगी है वो करटेल की जा सकती है। मैं तुहानूं कल भी दस्सिया सी कि आ पॉलीगैमी एक सो असेंशियल सो नैसेसरी प्रैक्टिस हैगी है कि अगर यह परसन नहीं परफॉर्म करता तो मुस्लिम होने का टैग उहदे तो हट जाएगा। आंसर इज़ नो। इस तो अलावा भी वो कर सकता है ना सारी चीज़ें। दैट मीन्स ही इज़ नॉट लेस देन अ मुस्लिम अगर वो पॉलीगैमी परफॉर्म नहीं करता, स्टिल ही विल बी मुस्लिम। होर तरह के सारे अपने रिचुअल्स परफॉर्म करे, ज़ाकत करे, सोम करे, हज करे, चैरिटी करे, सारे तरह के रिचुअल्स परफॉर्म करे, एक्सैप्ट ये जिहड़ी हैगी जिहदे नाल किसी होर परसन के राइट्स नूं अफैक्ट हो रहे हैं, जिवें कि फर्स्ट वाइफ के राइट्स नूं अफैक्ट हो रहे हैं। इहदे ते जिहड़ा लॉ है आर्टिकल 25 ही कर्टेल कर दो कि ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक मोरैलिटी दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस जो बेशक तुहाडा रिलीजन अलाउ करता है ये नहीं तुसीं कर सकते। नो 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 इंजंक्शन नहीं मिल सकती ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट वैसे इंजंक्शन नहीं मिलती। नो फॉर्म ऑफ इंजंक्शन इज अलाउड। हाँ उत्थे टैंपररी इंजंक्शन तो लै सकती है। हाँ कि वो भी सिर्फ किस पर्टिकुलर पर्पस ने मिलेगी टैंपररी इंजंक्शन कि वो सैकेंड मैरिज ना परफॉर्म करे, रिलीजन वो कन्वर्ट कर सकता। सो बेसिकली आप दो टाइप्स दे विच डाइवर्जन कर रहे हैं। एक तो दो चीज़ों के असीं डाइवर्जन कर रहे हैं, एक तो कन्वर्ट करन दे नाल क्या उहदे जिहड़े होर अदर रिलीजियस प्रैक्टिसिस हैगियां ने वो अफैक्ट हो रही हैं। दूसरी गल आपां कर रहे हैं पॉलीगैमी दी। अदर रिलीजियस प्रैक्टिसिस वास्ते अगर वो कन्वर्ट कर रहा है तो नो प्रॉब्लम, वो उत्थे आर्टिकल 25 स्टैप्स इन प्रोटैक्शन दे दिंदा है आर्टिकल 25। ये जी पर्टिकुलर पॉलीगैमी की गल कर रहे हैं, ये भी उसका पर्पस गुड नहीं है, वो बोनाफाइड इंटेंशन नहीं है, शैम प्रैक्टिस है, मैलाफाइड इंटेंशन है, इनू कर्टेल किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक मोरैलिटी एंड हेल्थ। क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट तो फॉरबिड करता है ना मोनोगैमी। रीजन है।
तो ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਮੋਡਿਟੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਲੈਟਸ ਕਨਵਰਟ ਟੂ ਇਸਲਾਮ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਈ ਕੈਨ ਹੈਵ 4 ਵਾਈਫਸ, ਲੈਟਸ ਇੰਜੋਏ ਵਿਦ them. So chair time. हाँ यस मैम, वॉइड मैरिज होएगी सेकंड मैरिज अकॉर्डिंग टू 494 एंड 495 आईपीसी. मैं रीड करके दिखाया सरला मोदगिल का केस और मेरी रिक्वेस्ट है प्रिंट कर लेना ਇਹਦਾ. अच्छा चलो लाइक तो सुन लेंगे. बादशाह वर्सेस बादशाह समझ आ गया? डू आई नीड टू टेल यू अगेन? ਹੁਣ अगर मान लो बादशाह वर्सेस बादशाह ਦੇ ਫੈਕਟਸ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਆ, लेट्स से बादशाह वर्सेस बादशाह के फैक्ट्स लेने आ जी फर्स्ट वाइफ है और है जी इतना रिंग खत्म हो गई सॉरी प्लीज़, और है जी सैकेंड वाइफ है. आप क्या बादशाह वर्सेस बादशाह के विच इस पर्टिकुलर जी सैकेंड वाइफ है इन्हों इसकी फर्स्ट मैरिज बारे नहीं पता सीगा, लेकिन जी अगर मान लो इसनों पता होंदा कि ही इज़ ऑलरेडी मैरिड, लाइक जिवें इस केस से हो रहा सरला मोदगिल वाले केस से W1 ਨੂੰ पता सी ना, स्टिल वो इस्लाम धर्म च कन्वर्ट करती पई है. इस पर्टिकुलर केस से क्या W1 ਨੂੰ कोई राइट है, क्या वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है 125 CRPC? आंसर इज नो. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ क्लेम नहीं कर सकती, ਉਹਨੂੰ किते भी कोई रेमेडी है ही नहीं. समझ आ गई? एक मैं तुहानू होर चीज़ भेजी सी लिली थॉमस वाली, आ जी आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन की गल की है ना, लिली थॉमस वाले केस से बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन्ड है. प्लीज़ टेक आउट लिली थॉमस केस. हले लिखो ना कॉपी च लिली थॉमस, हले ये डिक्टेशन भी मैं दूंगा, ठीक है? Conversion does not automatically dissolve first marriage. Held since bigamous marriage is prohibited under Hindu Marriage Act and is an offence under section 17. Any marriage solemnized by the husband during the subsistence of his Hindu marriage would be void under section 11. A second marriage भी हिंदू ही होवे ओदी गल कर रही है. And an offence triable under section 17 read with 494 IPC regardless of such husband's conversion to another religion. बेशक इस हस्बैंड ने मुस्लिम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਨਿਸ਼ੇਬਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ. ਇੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਰਿਲੀਜਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ. husband's conversion to another religion permitting polygamy, mere conversion does not dissolve the original marriage automatically. क्लियर होगी गल? दोनों सरला मोदगिल और लिली थॉमस ने गल कही फर्स्ट मैरिज हले स्टिल एग्जिस्ट कर रही है, ऑटोमैटिकली वो डिजोल्व किते भी नहीं हो रही, ऑटोमैटिकली डिजोल्व होंदी नहीं एक्चुअली. या तो तुम्हें डिवोर्स फाइल करना पड़ेगा या डेथ होएगी, ऑटोमैटिकली सिर्फ डेथ दी होंदी केस के विच. कन्वर्ट कन्वर्टेड पर्सन कन्वर्ट. सर अगर किसी ऐसे डेथ हो जाए तो मतलब उसकी तभी मैरिज वो खत्म हो जाती है. ऑफ कोर्स उन्होंने किदे प्रति अपने मैरिटल ऑब्लिगेशंस निभाएगा, फिर वो सेकंड मैरिज फिर भी कर सकता है, रीमैरिज कर सकता है. कर सकता है. मान लो अगर उसकी फर्स्ट वाइफ की डेथ हो गई, नेक्स्ट डे रीमैरिज कर ले, नो प्रॉब्लम. इस पर्टिकुलर केस से ऐसा नहीं होएगा. अपोस्टेट हस्बैंड एंड फर्स्ट वाइफ कंटिन्यू टू बी हस्बैंड एंड वाइफ. हस्बैंड एंड वाइफ उन्होंने इनवर्टेड कॉमा से विच लिखा है. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇਨਵਰਟਡ ਕੌਮਾ ਸੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਹੈ? दिखाने के लिए कि स्टेटस अभी भी वैलिड है तो ਯੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵੈਲਿਡ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਦਾ. ਵੋਇਡ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਔਰ ਰਿਸਪੋਂਡੈਂਟ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਦਾ. ਡਿਵੋਰਸ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ? ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਫ 'ਚ. क्यों हस्बैंड एंड वाइफ से? क्योंकि उन्होंने वैलिड मैरिज हुई है. डिवोर्स सिर्फ और सिर्फ वैलिड मैरिज से मिलता है. वॉइड मैरिज से कभी डिवोर्स होता है? वॉइडेबल मैरिज से होता है. निकाह च होएगा डिवोर्स एज पर मुस्लिम पर्सनल लॉ, तलाक होता है कुछ. समझ आ गई इन्नी गल? कन्वर्जन इज ओनली अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स अंडर सैक्शन 13 और जुडिशियल सैपरेशन. जुडिशियल सैपरेशन के भी सेम ग्राउंड्स है अंडर सैक्शन 10 च डिवोर्स वाले. बस जो साढ़े लिए रेलिवेंट चीज़ थी वही सी पढ़ा. समझ आई?
ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਵਾਈ ਸੀ? 494 in terms of 494 IPC. आगे लिखो, any act which is in violation of mandatory provision of law is per se void. Mandatory provision of law is per se void. कुछ दोबारा पूछना तुझे? Should I explain anything? Void. Full stop. Such second marriage would be also in violation of justice, equity and good conscience. Justice, equity and good conscience. Full stop. A Hindu husband has right to convert to Islam. Full stop. However, he has no right under the HMA to marry again without getting his earlier marriage dissolved under Hindu Marriage Act. Without getting his earlier marriage dissolved under Hindu Marriage Act. Therefore, such second marriage would be in violation of rules of natural justice, and as such would be void in terms of section 494 IPC. As such second marriage has taken place during the life of first wife. दोनों वाइफ्स विचों मैट्रीमोनियल राइट्स केरी वाइफ ते पहला एग्जिस्ट करोगे? फर्स्ट वाइफ ते। क्यों? शी इज द वाइफ ऑफ अर्लियर मैरिज। ठीक है। नहीं किसी भी सक्सेशन के उत्ते भी हो सकता फतवा, कोई पर्सन कोई रिलीजियस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो भी हो सकता फतवा बेसिकली एक डायरैक्शन है, इन्ना दिमाग लाने की लोड़ नहीं। फतवा इज बेसिकली डायरैक्शन गिवन बाय द जेडे प्रोपाउंडर्स है ना, जेडे बेसिकली सियाणे बंदे इस्लाम दे, उन्होंने वाला एक ऑर्डर होंदा कि तुसी ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस तो इस तरह करो या ना करो, बस एक डायरैक्शन है, गाइडलाइन है, और इस तो बाद फतवे की कोई अहमियत नहीं होंगी। हुण जिवें आपां इस विच गल कीती पॉलीगैमी, मुस्लिम वूमन इज अलाउड टू हैव ओनली 4 वाइफ्स एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर 4 वाइफ्स ना रखे, एक वाइफ ही रखे, ही विल स्टिल बी अ मुस्लिम। ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस जी सी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुई, तो पता है कि डिसीजन हुई अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ने की। वेरी गुड। शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, हरियाणा जुडिशरी का फेवरेट क्वेश्चन। ठीक है। होली कुरान होर भी अदर फॉर्म्स ऑफ तलाक दसता है, लेकिन ट्रिपल तलाक नहीं दसता, वो सिंगल प्रोनंसीएशन दसता है। उनका जिमें कह लो ना एक प्रैक्टिस काफ़ी लंबे समय तो चलती आ रही है, वो कोई मॉडिफिकेशंस कोई चेंजेस हो जाते हैं, वो हो गया सुन्नी मुस्लिम से बीच और बेसिकली हनाफी सुन्नी मुस्लिम से बीच। अगे जाके सबसेट्स में तुम्हें होर करवाऊँगा डिटेल से, क्योंकि हले वो रेलेवेंस नहीं है।
ਤੇ ਹਨਾਫੀ ਸੁन्नी ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ 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 ਜਾਂ ਆਈ ਤਲਾਕ ਯੂ ਆਈ ਤਲਾਕ ਯੂ ਆਈ ਤਲਾਕ ਯੂ, ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਨ ਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਬੋਲਤਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਫੋਲੋ ਨਾ ਵੀ ਕਰਨ ਸੁन्नी ਮੁਸਲਿਮਸ, ਉਹ ਹਸਨ ਤਲਾਕ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਹਸਨ ਤਲਾਕ ਫੋਲੋ ਕਰਨ, ਕਿਆ ਸਟਿਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਿ ਅਦਰ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਕੁਰਾਨ ਆਰ ਦੇਅਰ, ਅਦਰ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਤਲਾਕ ਆਰ ਦੇਅਰ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਚਾਈਲਡ ਮੈਰਿਜਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਮੇਜਰ ਮੈਰਿਜਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ, ਵਾइफ 18 ईयर्स की है, हस्बैंड 21 ईयर्स का है, क्या वो स्टिल हिंदू नहीं रह जाओगे? क्या स्टिल हिंदू ही रहोगे ना? सो बेसिकली एक ऐसी प्रैक्टिस जितना कोर्ट ये बेसिकली देखती है कि वो क्या इन्नी मैंडेटरी है, इन्नी असेंशियल हैगी है कि अगर तुसी वो परफॉर्म ना करो तब तुहाडे तो एक रिलीजन का दर्जा ही खत्म हो जाएगा, वो खो ही लिता जाऊगा। आंसर इज नो। सो इसी केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਲਾਈਫ, ਅਗਰ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਨਿਕਾਹ ਨੂੰ ਫੋਰਬਿਡ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਿਕਾਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 4 ਵਾਈਫਸ ਹੋਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੈਟਲ ਆਫ ਊਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਊਦ, OUDH 626 AD ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਦੇ ਗੋ ਟੂ ਵॉर ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਚਿਲਡਰਨ ਔਰਫਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਬੈਂਡ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀ, ਮੈਂਡੇਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਲਾਉਡ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। करना भी इतना ईजी नहीं होता। यू हैव टू मेंटेन इक्वालिटी बिटवीन 4 वाइफ्स। हाउ फार कैन यू सी कि एक हस्बैंड जो है वो 4 वाइफ्स के नाल सेम तरह का लव, सेम तरह का इमोशनस डिवाइड कर लूगा? नॉट पॉसिबल। सो ये सारी गल्लां सरला मुश्किल केस विच डिस्कस कीतियां गईयां सी। कंप्लीट पैकेज हैगा तुहाडे वास्ते। सर वैसे ये रूल डिसकंटिन्यू क्यों नहीं कर देते 4 वाइफ्स वाला, क्योंकि अब तो जरूरत ही नहीं है। नहीं देखो, ये कस्टम है। कस्टम समझ लो तुसीं की हुंदा। कस्टम होंदा है कि एक ऐसी प्रैक्टिस जिसका ओरिजिन ही नहीं पता, फ्रॉम सो लॉन्ग वो कंटिन्यूसली चलता आ रहा है पीसफुली, इनू कोई क्वेश्चन ही नहीं करता पिया। मुस्लिम समाज इस प्रैक्टिस के उत्ते क्वेश्चन ही नहीं कर रहा है। अगर करोगे तो फिर प्रोसीडिंग्स अगे हो जाएंगी जो भी रिक्वायर्ड है उस पॉइंट ऑफ टाइम। हिंदू मैरिज एक्ट भी जो राजे महाराजे से किन्ने रखते थे, अनलिमिटेड नंबर ऑफ वाइफ रखते थे। हिंदू मैरिज एक्ट का परपज ही है मोनोगैमी परमिट करना। डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स दी है, ये वास्ते तो साढ़े शास्त्र वेदास धर्म शास्त्र हैगे ही है। बेसिक जो परपस है वो मोनोगैमी सीगा कि वो बाकी वाइफ के नाल इनजस्टिस होंदा पिया सीगा। हुण एक होर सिचुएशन है आगे वाले टाइम समझ आ रहा है थानू और आई एम गोइंग फास्ट? हुण एक और सिचुएशन है, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है। ये वाइफ नूं ना वन डे एक नोटिस रिसीव होंदा है। नोटिस विच ये लिखिया जाता है कि तेरी मैरिज हो गई है, प्लस तू कन्वर्ट हो गई है इस्लाम दे विच। हालांकि जिहड़ी वाइफ सीगी इहनूं कुछ भी पता नहीं सी, शी वॉज अनअवेयर ऑफ दिस फैक्ट्स। ये लेटेस्ट जजमेंट है, ये अनअवेयर ऑफ दिस फैक्ट सीगी। नाउ जिहड़ा हस्बैंड है ये कोर्ट सॉरी चलो एवं सुन लो, जिहड़ा हस्बैंड है ना वो कोर्ट दे विच सॉरी जिहड़ी वाइफ हैगी है इन्हूं नोटिस जारी होया कि तू कन्वर्ट हो गई है तो तू तेरी मैरिज भी हो गई है। लेकिन जिहड़ी वाइफ सीगी ना ऐसा मनण नूं रेडी नहीं सी। हस्बैंड जो चाहता है इस चीज़ की ना स्पैसिफिक परफॉर्मेंस करवाना है कोर्ट दे विच जाके। यू टेल मी क्या इन्हूं स्पैसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ मिलेगा? क्या ये फॉर्म ऑफ कन्वर्जन या ये जो नोटिस उन्होंने सेंड किया कि तेरा निकाह हो गया या तू कन्वर्ट हो गई है तो मैं तेरे तो अपने मैट्रीमोनियल ऑब्लीगेशंस एक्सपैक्ट कर रहा हूँ, विल दिस बी अलाउड? हाउ? हस्बैंड कोर्ट च गया कि वाइफ नू ऐसी डायरेक्शन दियो कि वो मेरे नाल सारे मैट्रीमोनियल राइट्स निभावे। क्या हस्बैंड नू रिलीफ मिलेगा? माई क्वेश्चन इज दिस।
ਆਨਸਰ ਇਜ਼ नो, नहीं मिलेगा। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਬੰਦਾ। ਕਨਵਰਜਨ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਈ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਮੌਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕਨਵਰਜਨ ਹੋਈ? तो आंसर इज नो, बिकॉज शी वॉज कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ द फैक्ट्स। समझ आई इस गल की? हाले डिक्टेशन वैसे काफ़ी रही है। सो एक थर्ड इशू है, वो लिख लिए सरला मोदगिल ने, लिखो इशू नंबर 3। कैन वन पर्सनल लॉ override the other personal law? Override the other personal law? Question mark. ਇਹਦਾ आंसर लिखो। As per general rule, if there is a conflict between two personal laws, neither will prevail. Full stop. However, in the present case, due to earlier existing marriage, which was solemnized according to Hindu law, the civil rights and obligations were created in favor of first Hindu wife, and those rights and obligations will not be done away with, merely because the Hindu husband has converted to Islam. Therefore, in the present case, civil rights of Hindu wife will prevail over the rights of second wife. इस सेकंड वाइफ सरला मोदगिल केस से ना हस्बैंड एक और प्ली लैंदा है। वो कहता है कि मैं बीइंग हूं तो मुस्लिम हाँ, मेरा राइट आर्टिकल 25 तुसी इनफ्रिंज कर रहे हो। कोर्ट ने फिर ਇਹਦਾ आंसर ये दिता कि क्या ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ? क्या ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈ दूसरे पर्सन ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਤੋਂ? ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਕੁਅਲੀ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ। सो क्या ये एक सो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है? अगेन उसी गल के उत्ते फॉलो किया कोर्ट ने कि इस तो बगैर भी थोड़ा चल सकता है। एक होर केस होया सी इसी दे उत्ते बेस्ड है, खुर्शीद अहमद खान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये फैक्ट सुनना प्लीज। खुर्शीद अहमद खान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2015 सुप्रीम कोर्ट। ਇਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਨਾ ਮੋਦਗਿਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾ
एक डायरैक्शन इशू की सी एक डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट के बड़े सारे डिपार्टमेंट्स होंगे अलग अलग महकमे होंगे हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने एक डायरैक्शन इशू की कि अगर किसी परसन को सैकेंड मैरिज करवानी है तो उन्होंने अपने डिपार्टमेंट की परमिशन लैनी पड़ेगी। नाउ दिस खुर्शीद अहमद खान जो सी ये कहता कि मेरा धर्म तो अलाउ करता पोलीगैमी, ये कोर्ट के चला जाता कि इट इज़ इनफ्रिंजिंग माई आर्टिकल 25। तो यू टेल मी कोर्ट का की डिसीजन होना चाहिए? क्या स्टेट गवर्नमेंट ऐसी डायरैक्शन इशू कर सकती है? और अगर कर सकती है तो ये जो आर्टिकल 25 है वो अपना राइट हाउ फार ही कैन एक्सरसाइज दिस आर्टिकल 25? स्टेट गवर्नमेंट ने एक डायरैक्शन इशू की कि साढ़े डिपार्टमेंट के विच अगर किसी परसन ने सैकेंड मैरिज करवानी है तो उन्होंने परमिशन लैनी पेगी गवर्नमेंट की। क्लीयर? दिस खुर्शीद अहमद खान कोर्ट के विच आंदा है और यह प्ली लैंदा कि मेरा आर्टिकल 25 वायलेट हो रहा है, मैं परमिशन क्यों लवां? नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज़ कि क्या स्टेट गवर्नमेंट ऐसी डायरैक्शन इशू कर सकती है? और अगर कर सकती है कि केड़ी चीज़ां कोर्ट देखेगी? और अगर कर सकती है तो ये अपना आर्टिकल 25 हाउ फार ही कैन एक्सरसाइज दिस आर्टिकल 25? अगेन कोर्ट की देखेगी ये क्या है ऐसी प्रैक्टिस जो है फॉलो कर रहा है, क्या वो इन्नी असेंशियल है? हाँ जी हाँ, क्या इन्नी इंपॉर्टेंट है कि अगर इन्हों ना तुसी परफॉर्म किया तो यू आर लैस दैन मुस्लिम? आंसर इज़ नो। सो यदि मैं तुहानू हैडिंग पढ़ के दसदा वां, बड़ी इंटरस्टिंग सुप्रीम कोर्ट के डायरैक्ट वर्ड्स है। Is it so important religious practice which is so essential to Islam that without which it would be impossible for a person to follow Islam? सुनिए, क्या इतनी एसेंशियल प्रैक्टिस है कि अगर अ पर्सन नहीं फॉलो करता तो क्या वो इस्लाम परफॉर्म नहीं कर पा रहे? आंसर इज नो। इट इज़ अलाउड प्रैक्टिस बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी प्रैक्टिस। ये सेंटेंस लिख लो तुसी। इट इज़ अलाउड प्रैक्टिस but it is not mandatory practice. Supreme Court in no way affected Article 25. Supreme Court in no way affected Article 25. बहुत है नाजली, प्लीज़ कल पढ़ के आना है।